झारखंड के बोकारो में 10 बच्चे तेनूघाट डैम पर पानी के बीच फंस गए हैं। बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से ये बच्चे वहां डैम पर ही फंसे हुए हैं। 4-5 घंटे से जिंदगी और मौत के बीच, पानी के बीचों बीच ये बच्चे फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कुल 12 बच्चे थे जो इस पानी में नहाने गए थे, जिनमें से 2 बह गए। अब इन 10 बच्चों को बचाने के लिए गोताखोरों को बुलाया गया है। अंधेरा हो चुका है और इसीलिए इन बच्चों के रेस्क्यू में अब दिक्कतें आ रही हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा जुड़ गए हैं। अमिताभ, जरा बताइए इस समय कैसा चल रहा है बचाव का काम? माना कभी भी बच्चों को जो बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी चल रहा है, लेकिन जो बारिश हो रही थी और अंधेरा हो जाने के कारण काफी परेशानी हो रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ड्रैगन लाइट की व्यवस्था की गई है। जो पानी वहां छोड़ा गया था तेनूघाट डैम की तरफ से, उस डैम को फिर से भी फाटक को बंद कर दिया गया है ताकि और ज्यादा पानी यहाँ नहीं है। लेकिन जो पानी का बहाव है वो इतना ज्यादा तेज है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी परेशानी हो रही है और रास्ता के सारे जो गोताखोर वहाँ मौजूद हैं वो भी उन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस मामले में सबसे लापरवाही झारखंड सरकार के सामने आ रही है, जहां स्थानीय अधिकारी इस मामले में हेलीकॉप्टर की मांग शाम 6 बजे से ही कर रहे हैं, जबकि बच्चे 2 बजे से फंसे हुए हैं। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस बात की पहल नहीं की गई है। उससे पहले ऊर्जा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि रास्ता के सहारे बच्चों तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन रात हो गई है, 2 बजे से बच्चे फंसे हुए हैं। अभी तक उन्हें निकालने का जो कहें पुख्ता इंतजाम, उस तरह का इंतजाम वहाँ नहीं किया जा सका है। बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत के बीच वहाँ जूझ रहे हैं। अब जब तक वहाँ पे स्थानीय राशि से मदद नहीं पहुँचती है, बच्चों को निकालना स्थानीय लेवल पे काफी मुश्किल साबित हो रहा है। अमिताभ, ये और बता दीजिए कि आखिर बच्चों की हालत हुई कैसे है? सुना है कि वो सिर्फ वहाँ नहाने गए थे और अचानक पानी छोड़ दिया गया। जी बिल्कुल, माना कि जो भी बच्चे हैं, करीब 12 लड़के थे, ये भी स्थानीय हैं, आसपास के गाँव के हैं। और जब डैम का फाटक बंद जाता है उसमें ये तो बिल्कुल सूखी एक लहर टाइप की एक आध पानी बहुत कम, काफी कम रहता है पानी, जिसमें बच्चे आमतौर पर आसपास के लोग नहाने जाते हैं। लेकिन जब डैम का पानी अचानक छोड़ा गया, जिस कल 2 दिन से वहाँ बारिश हो रही थी और डैम में जब पानी भरा तो डैम का फाटक जब खोल दिया गया बिना किसी अलार्म के, वही वजह है कि बच्चे बीचों बीच फंसते रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ इस जानकारी के लिए। अच्छे दिन लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस कड़वी दवा को जरूरी बताया था, उसकी पहली डोज आज उन्होंने देश को पिला दी। रेल किराए में 14% से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी और साथ ही माल भाड़ा भी 6.5% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। बढ़ी हुई कीमतें 25 तारीख से लागू हो जाएंगी, जिसके बाद रेल में सफर करना तो महंगा होगा ही, साथ ही माल भाड़ा बढ़ने से महंगाई भी बढ़ सकती है। रेल बजट से पहले ही मोदी सरकार ने दिखा दिया है आने वाले रेल बजट का ट्रेलर। सरकार ने रेल किरायों में भारी भरकम इजाफे का ऐलान किया है। खबर के मुताबिक यात्री किराए में 14.2% का इजाफा किया गया है। माल भाड़े में 6.5% किराया बढ़ाया गया है। बढ़ा किराया 25 जून से लागू होगा। दरअसल रेल किराया बढ़ाने का फैसला 16 मई को ही ले लिया गया था, जिस दिन चुनाव परिणाम घोषित हो रहे थे। रेलवे ने इसी दिन रेल किराए में 14.2% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नई सरकार के गठन के मद्देनजर इसे लागू नहीं किया गया। To meet all the necessary expenditure, I was forced to implement the order that was done by my earlier government. यूपीए सरकार के रेल किराया बढ़ाने के फैसले को बिना फेरबदल लागू करने पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस मोदी के अच्छे दिन के नारे के बहाने सरकार पर हमला बोल रही है। जो ये कहकर के आए कि अच्छे दिन उनके आने के बाद में आएंगे, आज तक का शायद सबसे बड़ा पैसेंजर के हाइक 30 दिन के पहले ही मोदी सरकार ने करके देश की जनता को जो उनको वोट देने का इनाम दिया है वो हम सब लोगों के सामने है और कांग्रेस पार्टी इसकी तीव्र निंदा करता है। कांग्रेस का कहना है कि इससे पहले मनमोहन सरकार ने जब बजट में पहले रेल किराया बढ़ाया था तो गुजरात के सीएम रहते हुए मोदी ने इसका विरोध किया था। जब ऑपोजिशन में थे तो नरेंद्र मोदी साहब किस तरीके से बात करते थे और जब आप प्रधानमंत्री बन गए हैं तो ठीक उसके विपरीत किस तरीके से लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ और डालने में जरा सा भी नहीं चूक रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जब संसद में अगले महीने रेल बजट पेश होना है तो आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई गई। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार अगर बजट में किराया बढ़ोतरी का ऐलान करती है तो इसका ठीकरा सरकार पर फूटता, लेकिन अभी मोदी सरकार ये कहकर बचने की कोशिश कर रही है कि उसने तो सिर्फ मनमोहन सरकार के फैसले पर लगी रोक हटाई है। कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24।
रेल किराया बढ़ने से मुरझाई कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। बाकी विपक्षी पार्टियों को भी बैठे बिठाए मोदी को घेरने का मुद्दा मिल गया है। हर कोई यही पूछ रहा है, क्या इन्हीं अच्छे दिनों का वादा मोदी ने किया था? एनडीए के और बीजेपी जब जब सत्ता में आती है, देश की जनता का खून चूस करके और अपना पीठ थपथपाना और चंद लोगों को फायदा पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी का एक करैक्टर रहा है। बड़ी बढ़ोतरी है, कोई साधारण बढ़ोतरी नहीं है। उसको तो लगता है कि इससे महंगाई बढ़ेगी और ये कम से कम अच्छे दिनों का आगाज तो नहीं। अच्छे दिन आने की शुरुआत है। जनता एक बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये सरकार न महंगाई रोक पाएगी, न अपने किए वादे पूरे कर पाएंगे। हालात उनके काबू में नहीं है। आज तक मुझे लगता है इतने सालों से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इतने एक तरफा इस प्रकार के आप महंगाई में आप फैज बढ़ाएंगे। ये तो घोर जन विरोधी नीति है, हम इसका सख्त निंदा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपका सफर आखिर कितना महंगा होने जा रहा है। 14% अगर किराया बढ़ता है तो आपको पहले के मुकाबले कितना ज्यादा किराया चुकाना पड़ेगा। ये देखिए, अगर आप दिल्ली से मुंबई जाते हैं, स्लीपर क्लास पहले 555 अब 632। उसी हिसाब से देख लीजिए, अगर फर्स्ट क्लास जाते हैं 2800 रुपए पहले थे, अब हो जाएंगे 3200। यह है दिल्ली से मुंबई। ये देखिए, दिल्ली से पटना अगर जाते हैं, स्लीपर क्लास 520 से 595 हो गया। थर्ड एसी 1405 से 1650। उसी तरह सेकंड एसी 1990 से 2290 रुपए हो जाएगा दिल्ली से पटना। और ये देखिए, दिल्ली से लखनऊ अगर जाते हैं, स्लीपर क्लास 295 से 337 और थर्ड एसी 868 हो जाएगा। और वहीं सेकंड एसी 1070 से 1222 रुपए। देख लीजिए, दिल्ली से लखनऊ जाते हैं तो ये आपका नया किराया होने वाला है, जो कि हम लाल रंग में आपको दिखा रहे हैं। सफेद में अभी का किराया है और लाल रंग में वो है जो आपको 25 तारीख के बाद चुकाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अब आम लोगों को सरकार की तरफ से मुफ्त में लैपटॉप नहीं मिलेंगे। अखिलेश सरकार ने अपनी उस योजना को बंद कर दिया है। राज्य का बजट पेश करते हुए सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि अब उनका ध्यान विकास की कुछ अन्य योजनाओं पर रहेगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार के सारे दाव लोकसभा चुनाव में उल्टे पड़ गए, इसीलिए अब जनता से वादा खिलाफी कर रहे हैं सीएम। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद यूपी सरकार ने अपनी गेम चेंजर योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अखिलेश सरकार अब मुफ्त में लैपटॉप, कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ता नहीं बांटेगी। यूपी विधानसभा में पेश बजट में सीएम अखिलेश ने तीनों गेम चेंजर योजनाओं का जिक्र तक नहीं किया। प्राथमिकता हमारी जरूर बदली है, लेकिन इससे लाभ मिलेगा और ठोस विकास उत्तर प्रदेश को ले जाने के लिए काम सरकार कर रही है। बेरोजगारी भत्ता की जगह पूरे परिवार को लाभ देने के लिए योजना ले आए हैं। समाजवादी पेंशन योजना, बेरोजगारी भत्ता में तो कम लोगों को लाभ मिल रहा था। 2.5 साल पहले मुफ्त में लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता और कन्या विद्याधन योजना के दम पर अखिलेश सरकार ने यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन लोकसभा में करारी हार के बाद अब अखिलेश सरकार का इन योजनाओं से मोह भंग हो गया है। विधानसभा में पेश भारी भरकम 2,74,000 के बजट में अखिलेश सरकार ने इन योजनाओं के लिए बजट आवंटित नहीं किया है। इस बीच आज पेश हुए बजट से पहले बीजेपी और बीएसपी के विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई स्थगित भी करनी पड़ी। यूपी में बढ़ते गुंडाराज के मसले पर बीजेपी और बीएसपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने पहले मिलकर के उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ करके उत्तर प्रदेश को गुंडाराज और अराजकता के रास्ते पर बढ़ने के लिए मौका दिया। और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की नूरा कुश्ती बहुजन समाज पार्टी ये नहीं चलने देगी। 403 विधायक विधानसभा में हैं, उन्हें अपने क्षेत्रों की आवाज उठानी होती है, उन्हें तमाम मुद्दे उठाने होते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का जो शो कर रही है वो जनहित में ठीक नहीं है। विरोधियों का आरोप है कि अखिलेश सरकार ने विकास की योजनाएं बंद कर दी हैं। चुनाव में लैपटॉप, कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ते का दाब उल्टा पड़ने पर सरकार ने बजट से इन योजनाओं को बाहर कर दिया है, जो आम आदमी के साथ धोखा है। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।
मुंबई में अवैध कैंपा कोला सोसाइटी को खाली कराने गई बीएमसी की टीम को आज भी खाली हाथ लौटना पड़ा। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने गेट बंद कर दिया और वहीं पर हवन करने लगे, जिसके बाद अब बीएमसी ने दूसरे तरीके अपनाने का फैसला किया है। सोसाइटी का बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन अब काटने का फैसला हुआ है। मुंबई की कैंपा कोला सोसाइटी में नोटिस मिलने के बाद भी घर खाली ना करने वालों को जबरन खाली करने के लिए आज बीएमसी वहां पहुंची। बीएमसी की टीम के पहुंचने के पहले ही सोसाइटी के लोगों ने गेट पर हवन किया और विरोध जताया। बीएमसी के अधिकारियों के कैंपा कोला कैंपस में पहुंचते ही हंगामा मच गया। बीएमसी टीम के आगे कैंपा कोला सोसाइटी के लोग हाथ जोड़कर फ्लैट खाली ना करने की अपील करने लगे। सोसाइटी के लोगों ने गेट बंद कर दिया। किसी भी कीमत पर वो गेट खोलने के लिए तैयार नहीं थे। बीएमसी के अधिकारियों ने लोगों को समझाया कि वो आज सोसाइटी में अवैध फ्लैटों को मिलने वाली पानी, बिजली और गैस की सप्लाई काटने आए हैं। इस बीच कैंपा कोला सोसाइटी को खाली करने के विरोध में सियासत भी शुरू हो गई है। आरपीआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन लोगों के भारी विरोध के बीच बीएमसी कर्मचारियों को पैरंगी लौटना पड़ा। अविनाश पांडे के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। सरकारी कामकाज हिंदी में करने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ अब बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी खड़ी हो रही हैं। सबसे ज्यादा विरोध फिलहाल तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है, जहां करुणानिधि के बाद सीएम जयललिता ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। गैर हिंदी भाषी राज्यों की सरकारें इस मुद्दे पर एक साथ दिख रही हैं। हिंदी में सरकारी कामकाज करने के मोदी सरकार के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। इस फैसले के खिलाफ सबसे पहले 60 के दशक में हिंदी के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले डीएम के चीफ करुणानिधि ने आवाज उठाई, तो सियासी माइलेज लेने के लिए तमिलनाडु की सीएम जयललिता ने फौरन पीएम मोदी को खत लिखकर विरोध दर्ज करा दिया। खत में जयललिता ने लिखा है, ये बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है जो कई बार तमिलनाडु के लोगों की नाराजगी का कारण भी बना है। तमिलनाडु की जनता अपनी भाषा की विरासत को लेकर बहुत गर्व महसूस करती है। जयललिता ने अपील की है कि मोदी सरकार सोशल मीडिया में अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल करे। हिंदी को लेकर जारी मोदी सरकार के फरमान के खिलाफ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी आपत्ति दर्ज की है। सिर्फ हमारी रियासत में हमारे जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस वो दो हैं, उर्दू है और अंग्रेजी है। हम तो अपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते रहेंगे ना। जो हिंदी इस्तेमाल करना पसंद करें वो करें, लेकिन हमारा मुल्क इतना बड़ा है, आप एक मजहब, एक जबान, एक तरह जो है लोगों पे ठोस नहीं सकते हो। जो लोग हिंदी इस्तेमाल करना चाहें वो करें, जिन लोगों की मातृ जबान कोई और है वो दूसरी जबान इस्तेमाल करें। हिंदी के मसले पर विरोधियों के साथ ही एनडीए के सहयोगी भी विरोध में उतर आए हैं। एनडीए में भी विरोध की आवाज तमिलनाडु से उठी है। पीएमके ने गृह मंत्रालय के हिंदी को जरूरी बताने वाले नोट की खिलाफत की है। वहीं विवाद बढ़ता देख मोदी सरकार ने सफाई पेश की है। सरकार का कहना है कि उसने अंग्रेजी के साथ ही हिंदी के बढ़ावे की बात की है, जिसमें हिंदी को प्राथमिकता पर रखने की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर हिंदी बोलने वाले उत्तर भारत के राज्यों में मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत हो रहा है। हिंदी का इस्तेमाल बढ़ाने पर कई राज्य सरकारें मोदी के साथ खड़ी हैं। हमने तो हिंदी में बजट पेश किया अभी और जब हिंदी के पक्ष में हम बोलते थे तब आप लोग नाराज होते थे, और उर्दू के पक्ष में हम रहते हैं तब भी खिलाफ हो जाते हैं कुछ लोग। लोकसभा में जब आपने नेताजी का भाषण सुना होगा तो उन्होंने इस बात को कहा कि जहां हिंदी को इतना सम्मान मिल रहा है, कुछ लोग जरूर अंग्रेजी में बोलते हैं लेकिन भारतीय भाषाओं में भी बोलेंगे तो उससे गरिमा और सम्मान सदन का बढ़ेगा, लोकसभा का। हिंदी भाषा के हमारी पार्टी के खिलाफ नहीं, उसको बढ़ावा देना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अपने देश में जो और भी जो अन्य भाषाएं हैं, अपनी भारतीय जो भाषाएं हैं हिंदी के अलावा, तो उनको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको भी हमें आदर सम्मान देना चाहिए। देखिए, हिंदी को प्रोत्साहन या प्राथमिकता राष्ट्रभाषा का सम्मान है, अंग्रेजी का अपमान नहीं है। इसलिए अगर उसे अंग्रेजी का अपमान समझा जाए और राष्ट्रभाषा के सम्मान को रोका जाए तो ठीक नहीं है। हमारी हिंदी जो हिंदुस्तानियत से जुड़ी हुई है, हिंदी का मतलब यह है हिंदुस्तानी भाषा। दिल्ली में एक सांसद के घर से 2 सब्जियां चोरी होने को पुलिस ने इतनी गंभीरता से लिया है कि मामला दर्ज करके चोर की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। सांसद के बगीचे से पैरों के निशान और फिंगरप्रिंट्स तक लिए गए हैं। 2 कटहल चोरी होने पर दिल्ली पुलिस में इतनी हलचल,
सबके लिए हैरानी का सबब बनी हुई है। दिल्ली के सफदरजंग लेन के इस बंगले में रहते हैं जेडीयू के राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद। सांसद महेंद्र प्रसाद के बंगले के बगीचे से 2 कटहल चोरी हो गए हैं। सांसद के घर कटहल चोरी की खबर ने दिल्ली पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद डॉक्टर महेंद्र प्रसाद का सरकारी बंगला जो कि दिल्ली के 4 सफदरजंग लेन पर है, वहां से 2 कटहल चोरी होने की खबर उनके पीए की ओर से दिल्ली पुलिस को दी गई। सांसद की ओर से उनके पीए ने तुगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। कटहल चोर को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने 10 सदस्यीय टीम गठित की है। मौके वारदात पर फिंगरप्रिंट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया है। दिल्ली पुलिस ने 10 सदस्यों की एक टीम बनाई और फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स को भी यहां पर बुलाया गया, जिसके बाद जो सरकारी बंगला है उसकी बैक साइड पर ये जो आप निशान देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने यहां पर ये निशान ट्रेस किए। जो एक्सपर्ट्स यहां पर आए थे उन्होंने पैरों के निशान यहां पर पाए हैं, जिससे पुलिस ये मानकर चल रही है कि कुछ बच्चे इस पूरी वारदात में शामिल हो सकते हैं। ठीक इस दीवार से सटा हुआ ये कटहल का पेड़ है, जहां पर बताया जा रहा है कि 9 कटहल लगे हुए थे, जिसमें से 2 कटहल यहां से चोरी हो गए। सांसद ने अपनी शिकायत में कहा है कि पेड़ पर 9 कटहल लगे थे, जिनमें से 2 कटहल चुरा लिए गए हैं। सांसद साहब इस बात से बेहद नाराज हैं। कितनी हाई सिक्योरिटी इलाके में चोरी हुई कैसे? जो सांसद है महेंद्र प्रसाद, वो इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे। उनका जो स्टाफ है, उनके पीए हैं, वो भी इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन सांसद ने जो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को कहा है, उन्होंने ये कहा है कि वो इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर हैं, क्योंकि अगर इस तरह से उनके घर से कटहल चोरी हो गए तो कुछ और सामान भी चोरी हो सकता है। ये सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि दीवार से सटे होने के कारण बच्चों ने दीवार पर चढ़कर कटहल तोड़े होंगे। पुलिस को बंगले की पिछली दीवार पर कुछ छोटे पैरों के निशान भी मिले हैं। एक्सपर्ट फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट की जांच कर रहे हैं। पुलिस को अब इस बात की चिंता खाई जा रही है कि अगर चोर पकड़े भी जाते हैं तो क्या उनसे दोनों कटहल बरामद हो पाएंगे? आनंद के साथ मोहित मल्होत्रा, दिल्ली न्यूज़ 24। देश में काले धन का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। उद्योग संगठन एसोचैम ने बताया कि लोगों ने 120 लाख करोड़ रुपए काले धन के तौर पर जमा कर रखे हैं। एसोचैम का सुझाव है कि इस ब्लैक मनी को बाहर लाने के लिए सरकार को एमनेस्टी योजना लानी चाहिए। विदेशों में जमा काला धन 2013-14 के देश के सकल घरेलू उत्पाद से भी ज्यादा है। यह खुलासा किया है एसोचैम ने। एसोचैम ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि देश का सकल घरेलू उत्पाद $1.9 ट्रिलियन यानी 114 लाख करोड़ रुपए है। वहीं भारतीयों ने करीब $2 ट्रिलियन यानी 120 लाख करोड़ रुपए काले धन के तौर पर जमा कर रखे हैं। तो अगर आपको एक बार ब्लैक मनी पे कैप लगाना है, खत्म करना है आपको, सारे आपको साधन लगाने पड़ेंगे। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करिए, जिन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया, जिनको कर सकते हैं कर लीजिए। लेकिन जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी सरकारों ने कोशिश की, ये भी सरकार कोशिश करी, तो अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो हमने उसका स्कीम कहा है कि उन लोगों को स्कीम में लाने के लिए आप 40% का टैक्स लगेगा। एसोचैम ने विदेशों से काले धन को देश में लाने के लिए सरकार को सुझाव दिए हैं। सुझाव ये है कि 6 महीने की एमनेस्टी स्कीम लाई जाए। एमनेस्टी स्कीम के तहत काला धन वापस लाया जाए। काला धन रखने वालों से 40% टैक्स वसूला जाए। साल में 10% रकम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश करना जरूरी हो। चैम्बर के मुताबिक ऐसी स्कीमें अमेरिका और जर्मनी की सरकारें काला धन वापस लाने के लिए ला चुकी हैं। होकर के आगे चलना होगा। जो पास में 50 साल 60 साल से हुई है, अगर उसी को खरीदते रहेंगे तो अपने कभी आगे देश नहीं बढ़ेगा। अपने देश को आगे बढ़ाना है और उसी के देख करके वॉट एवर द थॉट्स एंड सजेशन वी फील एट दिस जंक्चर, एंड देन इट इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड व्हाट बेस्ट वुड बी पॉसिबल फॉर द कंट्री टू। बहरहाल केंद्र की नई एनडीए सरकार एमनेस्टी स्कीम लाती है या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में काला धन वापस लाने की लगातार बात करते आए हैं और सरकार बनने के बाद एमबी शाह की अध्यक्षता वाली एसआईटी का गठन कर उन्होंने अपने इरादे साफ भी कर दिए हैं। मनीष कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।